नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी जो महिला पर्यवेक्षक की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, उसमें हम आपको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में ठीक है, आज हम एक नया एक्ट लेके आए हैं। बहुत टाइम हो गया था हमको एक्ट पढ़े, तो ये जो हमारी महिला पर्यवेक्षक की सीरीज़ है वो पहला एक्ट है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, हमने भी अपने तरफ से प्रयास किया है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पहला एक्ट है हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम को पहले थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। किशोर न्याय का मतलब है बच्चों के लिए जो कानून बनाया गया है ना। ठीक है, बच्चों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है उसमें अब जो सामान्य कानून है, जैसे कोई भी गलतियां करते हैं, ठीक है, तो दो चीज़ है, गलतियों को यानी तो सुधारा जाए, सुधरने का अवसर दिया जाए, और गलतियां बार बार न दोहराई जाए, इसके लिए सज़ा का कुछ प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो हमारे देश में गलतियों के लिए आईपीसी की धाराओं के तहत सज़ा का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, जब बात बच्चों के लिए कानून बनाने की हो तो हमको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी सज़ा इतनी कठोर ना हो कि उनको वापसी करने का अवसर ना मिल सके, क्योंकि उनके लिए एक लंबा जीवन है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार बच्चों से अगर कोई गलती हो जाती है, गलती बस से नहीं है, मतलब बच्चों को संरक्षण देने के लिए बच्चों से अगर कोई गलती हो जाती है तो बच्चों की कुछ कैटेगराइज किया गया है कि जैसे बच्चे कोई अपराध कर देते हैं, बच्चों को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है, या बच्चे क्या हैं, अनाथ हैं, या घुमांतु टाइप के हैं, या नशा से पीड़ित हैं। ठीक है, अगर उनको गोद देना है तो उसके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रावधानों के लिए एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो उसी संबंध में आज ये हमारा पहला एक्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, तो इतनी सारी जो बात अपन की है उससे ये तो समझ में आ गया होगा कि किशोर न्याय अधिनियम का संबंध बालकों से है, किशोरों से है। ठीक है, पहला प्रश्न दिमाग में उठता है, इससे किशोर न्याय अधिनियम को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अभी इसमें 2021 में कुछ अमेंडमेंट आया है। ठीक है, बेसिकली इसमें 2021 में एक अमेंडमेंट और 2022 में एक अमेंडमेंट आया। 2021 में जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसकी धाराओं में कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, जैसे बाल गृह है, ठीक है, तो बाल गृह की परिभाषा को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, 7 वर्षों की सज़ा का प्रावधान था। ठीक है, तो क्या होता था कि कई बार कुछ बच्चे कुछ ऐसी या किशोर कुछ ऐसी गलती करते थे जिस गलती को देख के ये मानने का मन नहीं करता था कि वो एक्चुअल में बच्चे हैं। ठीक है, मतलब उनकी मानसिकता बड़ों से भी खतरनाक है, तो ऐसे बच्चों को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी था जो समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सज़ा है, जैसे अपराध है, ठीक है, तो अपराध, एक छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध, अपराधों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो जघन्य अपराध की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो ये सारी अभी हम देखेंगे आगे, ये सब अमेंडमेंट किस में आया, 2021 में आया। उसके बाद 2022 में जो दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेने के लिए जो प्रावधान थे उसमें कुछ छोटे मोटे क्या किए गए, अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग चालू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये उठता है कि किशोर न्याय अधिनियम जो है, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम क्या ये पहला प्रावधान है जो बच्चों के लिए बनाया गया है? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बाल अधिकार अधिनियम आया 1989 में। कब आया? बाल अधिकार अधिनियम 1989 में। इसमें हम प्रयास किए जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कुछ कानून बनाया जाए और उसके हिसाब से उनके लिए सज़ा का प्रावधान किया जाए। अगर वो कमज़ोर हैं तो उनके देख रेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, और इसमें जो प्रावधान थे, ये जो अधिनियम आया और इसके तहत जो नियम बनाए गए उसमें कुछ कमियां थी। ठीक है, और इसकी जो कमियां हैं इसको दूर करने का प्रयास किसमें किया गया? किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम में। तो बाल अधिकार अधिनियम सबसे पहले कब आया? 1989 में। कब आया? 1989 में। लेकिन हमको देखना है कि जो किशोर न्याय अधिनियम है जो हमारा, ठीक है,
किशोर न्याय अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ हम बाल अधिकार अधिनियम में सुधार के पर्पज से नहीं लाए, ठीक है, या सिर्फ बाल अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को बस स्थान नहीं दिया गया किशोर न्याय अधिनियम में, इसमें और भी सारे प्रावधानों को स्थान दिया गया। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में कुछ न्यूनतम मानक तय किए, किसके लिए? किशोरों के लिए। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ये बोली कि जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, ठीक है, जब आप उनके लिए नियमों का निर्माण करें तो एक मानक निर्धारित करें कि वो सजा कठोरतम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे वापसी आने का उनको अवसर मिलना चाहिए। तो जब हम किशोर न्याय अधिनियम बना रहे थे 2015 में, तो हम इस संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानक को भी ध्यान में रखे बनाने के लिए, ठीक है। और ये न्यूनतम मानक संयुक्त राष्ट्र ने कब जारी किया था? 1985 में, ठीक है। उसके बाद एक आता है संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण अधिनियम 1990, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किशोर संरक्षण अधिनियम पास किया था 1990 में, और इसके जो गाइडलाइन थे उसको भी हम किस में स्थान दिए? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में स्थान दिए, ठीक है। और हैंग कन्वेंशन हुआ था। हैंग कन्वेंशन कब हुआ? क्यों पहले तो कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। क्यों हुआ था? बाल संरक्षण के विषय में और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के विषय में, ठीक है। दत्तक ग्रहण का मतलब गोद लेने की परंपरा से है, या गोद लेने के लिए जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उससे है। तो ये बाल संरक्षण और दत्तक ग्रहण के संबंध में हैंग कन्वेंशन किया गया था 1993 में, ठीक है। तो इन सारी गाइडलाइन को फॉलो करके एक नियम बनाया गया किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसमें हम देखें 2021 में एक अमेंडमेंट देखने को मिला हमको, और 2022 में दूसरा अमेंडमेंट देखने के लिए मिला, ठीक है। अगर कुछ फैक्ट की बात करूं, किशोर, इसका पूरा नाम किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम है, ठीक है। ये जो अधिनियम है वो पास हुआ 31 दिसंबर 2015 को। कब पास हुआ ये? 31 दिसंबर 2015 को। और पूरे देश में लागू कब से हुआ? पूरे देश में लागू कब से हुआ ये? 15 जनवरी 2016 से, ठीक है। मतलब ये पास हो गया था 2015 के लास्ट दिन को, 31 दिसंबर के दिन, और फिर उसके 15 दिन बाद 15 जनवरी के दिन इसको पूरे देश में क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया, ठीक है। हमको पता है कि ये जो किशोर न्याय अधिनियम है उसमें उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो अध्याय और दूसरा धारा, ठीक है। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है उसमें 10 अध्याय हैं और 112 धाराएं हैं, ठीक है। कितनी अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं और 112 क्या है? धाराएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में कुछ क्या है? ऐतिहासिक पक्ष हैं उसके, मतलब उसका इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से है, ये देख लीजिए कि संविधान में बच्चों के संबंध में क्या क्या बात बोली गई है इसको, क्योंकि किसी भी अधिनियम का जो स्रोत है, जो कानून सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, वो संविधान में उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं, उसको संरक्षण के लिए हम उसके क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। मतलब संविधान कुछ कुछ अधिकार दिया है बच्चों को, और उसी अधिकारों का संरक्षित किया जा सके उसको, इसके लिए हम क्या बनाए हैं? कानून बनाए हैं या अधिनियम पास किए हैं, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हमको पता है 15(3), ठीक है। 15 आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 का संबंध है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। किससे संबंधित है ये? फंडामेंटल राइट से संबंधित है, पहला चीज़ तो, ठीक है। आर्टिकल 15 बोलता है कि लिंग, वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध होगा, ठीक है। उसमें 15(1) बोला है कि राज्य ऐसे कोई विभेद नहीं करेंगे, 15(2) बोला है नागरिक ऐसे कोई विभेद नहीं करेंगे, और 15(3) बेसिकली आर्टिकल 15 के अपवाद है। क्या है वो? अपवाद है। मतलब 15(3) ये अधिकार देता है सरकार को कि अगर सरकार चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए क्या कर सकती है? विशेष प्रावधान कर सकती है। बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है, किसको? सरकार को। और 15(3) में बच्चों और महिलाओं को भी शामिल किया गया है, दोनों को अधिकार देता है। तो पहला तो 15(3) हो गया, ठीक है। दूसरा है 21, ये बेसिकली 21A है, ठीक है। 21A है। 21A क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार। 21A क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार। इसके लिए सरकार 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। क्या बोला गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की। हमको ये जानना है कि जो 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है, वो
बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और डीपीएसपी तीनों को प्रभावित करता है। फंडामेंटल राइट्स में 21A जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11वीं ड्यूटी की बात की गई और डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में हम क्या जोड़े, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब इसमें अगर आगे बढ़े तो अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 बेसिकली ये बोलता है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करेगी। मतलब कि बच्चों को बेगार श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है बिना पैसे दिए आप उनको काम नहीं करा सकते, पहला पॉइंट। दूसरा, मानव दुर्व्यापार मतलब बच्चों की खरीदी बिक्री, मानव अंगों की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती। ये बच्चों का कैसा होगा, फंडामेंटल राइट। तो बच्चों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने की जो बात किसने कही है, किसके में कही गई है, आर्टिकल 23 में बोला गया है। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष से कम है अगर बच्चा, तो उसको आप क्या खतरनाक कामों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, अगर बच्चा 14 वर्ष से छोटा है तो उसको खतरनाक कामों के लिए क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। और इसी क्रम में आगे बढ़ूं तो अनुच्छेद 29 आर्टिकल 39 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 39 क्या बोलता है, आर्टिकल 39 का संबंध है डीपीएसपी से। किससे है, डीपीएसपी से है। ठीक है, डीपीएसपी से आर्टिकल 39 का संबंध। ये जो डीपीएसपी है वो ये बोलता है कि आर्टिकल 39 बेसिकली क्या है कि सरकारों के लिए एक निर्देश टाइप का है। पूरा डीपीएसपी ही निर्देश है, लेकिन एक सुझाव देता है वो राज्यों को। ठीक है, उसी क्रम में ये बोला है कि अपनी नीतियां इस तरह निर्धारित करनी चाहिए कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य की क्षमताओं को सुरक्षित रखा जा सके, बच्चों को कम उम्र में। मतलब ये बोला गया है कि समाज को, जो डीपीएसपी का उद्देश्य ये है कि सरकार को ये बताना कि इन रास्तों पे या इन कानून का निर्माण करोगे तो आप एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना कर सकते हो। किसकी स्थापना कर सकते हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हो। अगर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो इन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। और वो बिंदु क्या है, वो बताया गया है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ठीक है, तो इसी क्रम में आर्टिकल 39 में ये बोला गया है कि सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जिसमें बच्चों को अपनी क्षमता के विरुद्ध काम करके जीवन यापन न करना पड़े। मतलब सरकार को चाहिए कि बच्चों की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पोषण की पूरी जिम्मेदारी रखे। ठीक है, और इस दिशा में हम सबको पता है सरकारें काम भी कर रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 45 में आपको बताया कि ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से ये जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के बाद इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने की बात की गई है। ठीक है, मतलब इसमें देखिए लिखा है 6 वर्ष से, ये लिखा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, उसमें ये बोला है कि माता पिता बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया। मतलब माता पिता को ये बोला गया है कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को आप क्या करो, शिक्षा दो। ठीक है, अब आते हैं किशोर न्याय अधिनियम में। ठीक है, मैं आपको बताया था किशोर न्याय अधिनियम जो है, ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम जो है उसमें कितने वो हैं, 10 धाराएं हैं, 10 क्या है, अध्याय है, 10 अध्याय है और 112 क्या है, धारा। ठीक है, 10 अध्याय है और 112 धाराएं हैं। ठीक है, इस पूरी अध्याय और धारा को याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन कुछ कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। जैसे अध्याय 3 में किसकी बात किया है, किशोर न्याय बोर्ड की बात किया गया। ठीक है, तो किशोर न्याय बोर्ड क्या है, ये जो किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है स्थान रखता है। मतलब किशोर न्याय बोर्ड एक ज्यूरी के समान है, मतलब न्यायिक अधिकार लेके
न्यायिक अधिकार लिया हुआ एक बोर्ड है जिसको ये फैसला करना रहता है कि बच्चों ने क्या गलती की है कि नहीं की है। ठीक है, तो अब ये जो किशोर न्याय बोर्ड का उल्लेख कौन से अध्याय में किया गया है, तो किस अध्याय में किया गया है, अध्याय 3 में किया गया है। ठीक है, वैसे ही बाल कल्याण समिति के बारे में हमको पढ़ना रहता है। इसमें बाल कल्याण समिति का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 5 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद दत्तक ग्रहण के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, मतलब गोद लेने के लिए क्या किस प्रावधान किसमें है, तो अध्याय 8 में किया है। तो मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरे अध्याय या धारा को याद कर लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जैसे किशोर न्याय बोर्ड का उल्लेख किसमें है, अध्याय 3 में है। ठीक है, उसके बाद बाल कल्याण समिति का उल्लेख किसमें है, तो अध्याय 5 में है। ठीक है, और दत्तक ग्रहण के बारे में प्रावधान किसमें किया गया है, तो अध्याय 8 में किया गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको ये ध्यान रखना है कि कुल कितने अध्याय हैं इसमें, 10। ठीक है, कुल कितनी धाराएं हैं इसमें, 112। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 3 में। उसके बाद बाल कल्याण समिति का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 5 में। उसके बाद दत्तक ग्रहण का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 8 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, अब यहां समझो कि किशोर न्याय बोर्ड देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम में बेसिकली आपको क्या जानना है। इसमें पहला तो हमको उतना ही जानना है जो एग्जाम में हमसे पूछेगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत है नहीं हमको। ठीक है, तो यहाँ हमको ये देखना है कि किशोर न्याय अधिनियम जो है, किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015, उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो मैं आपको बताया, पहला तो इसका संबंध किससे है, बच्चों से है। ठीक है, बच्चों को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, बच्चों को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है और उन बच्चों के लिए क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए मैं एक जो नोट्स बनाया हूँ, जो PDF बनाया हूँ आपके लिए, जो आपको कहाँ मिल जाएंगे, शिक्षा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें देखो, जैसे पहली जो कैटेगरी है इसमें, ठीक है, विधि से संघर्षरत बच्चे। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है, विधि से संघर्षरत बच्चे। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या होगी इसमें बच्चों की, जैसे इसी में देखिए, देखो इसमें क्या बोला है कि देख रेख एवं संरक्षण के साधारण सिद्धांत। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे जिनको देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए जो जो नियम होंगे, कानून होंगे, उसके बारे में उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 2 में। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड क्या है, उसका उल्लेख 3 में किया गया है। ठीक है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया। अब विधि ऐसे बच्चे जो कोई कानूनी गलती कर चुके हैं, ठीक है, जो किसी कानून को तोड़े हैं या कोई ऐसा अपराध हो गया जिनके लिए उनको दंड मिलना तय किया गया है। ठीक है, तो उनके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा, अगर उनको दंड मिल गया, अगर उनके अपराध सिद्ध हो गए, तो क्या उनको सामान्य जेल में भेजा जाएगा कि बच्चों के लिए कोई अलग जेल का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, अगर जब तक उनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक उनको कहाँ रखा जाएगा। ये सारी बातों का उल्लेख किसमें किया गया है, अध्याय 4 में किया गया है। अब अध्याय 4 क्या बोलता है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया का। अब ये उल्लेख किसमें किया गया है, धारा 10 से लेकर धारा 26 तक। तो अगर इसको मेरे को पढ़ना है, आपको समझाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, ये कॉलम बना है। अब इस कॉलम में क्या बोला है, बच्चों का समूह या विषय। ठीक है, बच्चों का एक समूह में बताया कि ऐसे बच्चे जो किसी कानून का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, मतलब जो किसी क्या किए, विधि से संघर्षरत है या किसी कानून से क्या है, वो संघर्षरत है। ठीक है, उसमें अब अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कानून से संघर्षरत हैं, तो उन बच्चों का, विधि से संघर्षरत बच्चों का अपने अंदर में ही 3 तरीके से बांट दिया गया है। ऐसे बच्चे जो कोई छोटा अपराध किया हो। ठीक है, इसकी एक अलग परिभाषा है कि छोटे अपराध किसको बोलोगे। तो इसमें ऐसे बोला गया है कि ऐसे बच्चे जो 3 साल से ऐसी कोई गलती किया है कोई बच्चा जिसमें 3 वर्षों से कम की सजा है, तो वो कैसा अपराध कहलाता है, छोटा अपराध कहलाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ अलग प्रावधान है। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी बोला है गंभीर अपराध। दूसरा कैटेगरी क्या है, गंभीर अपराध। ऐसी कोई गलती जिसके लिए कानून में सजा है 3 से 7 वर्षों तक की, तो उसको कैसा बोला जाता है, गंभीर अपराध बोला जाता है। ठीक है, और ऐसा कोई अपराध जो कि जघन्य कैटेगरी का है, मतलब जिसमें कम से कम 7 वर्षों की सजा का प्रावधान तो है ही, है ना, और 7 वर्षों से अधिक की सजा का भी प्रावधान किया गया है।
तो इन बच्चों को जो जो अपराध किए हैं, जो गलती किए हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। क्या उस बच्चों ने छोटा अपराध किया है, क्या उस बच्चे ने गंभीर अपराध किया है, क्या उस बच्चे ने जघन्य अपराध किया है। अब देखो, अगर इस बच्चे ने छोटा अपराध किया, गंभीर अपराध किया, जघन्य अपराध किया है, तो इन अपराधों को सिद्ध करने की जिम्मेदारी किसको दी है? सामान्य तौर पे हम देखते हैं अपराध को सही है या गलत है, या अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की होती है, ठीक है। और न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी खींचती है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों के लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है कि ऐसे बच्चे जिन्हें छोटे, गंभीर या जघन्य अपराध किए हैं, उनकी सुनवाई कहाँ होगी? सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। कहाँ होगी? सक्षम प्राधिकारी, मतलब जो भी सक्षम प्राधिकारी होंगे उनके समक्ष ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये अपराध छोटा है, क्या ये अपराध गंभीर है, या ये अपराध जघन्य है, ठीक है। तो और क्या इसने अपराध किया है कि नहीं किया है, मतलब ये तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? सक्षम प्राधिकारी की है। किसकी है? सक्षम प्राधिकारी की, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर उसने अपराध सिद्ध हो गया, मतलब किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष अगर उसका अपराध सिद्ध हो गया, तो बाल देखरेख संस्था करके है, ठीक है, वहाँ सामान्य जेल में बच्चों को रखने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। तो उसको फिर कहाँ रखोगे? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसको कहाँ रखोगे? तो उसके लिए बोला है कि उसको एक संप्रेक्षण गृह में रखो, या कहाँ रखो? एक विशेष गृह में रखो, ठीक है। यानी तो उसको संप्रेक्षण गृह में डाल दो, यानी तो विशेष गृह में डाल दो। तो बाल देखरेख गृह का संबंध इन संस्थानों से है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को इस एक्ट को पढ़ने के लिए हम यही करेंगे कि बच्चों के समूह को अलग से आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद सक्षम प्राधिकारी क्या होगा ये पता करने का प्रयास करेंगे, फिर बाल देखरेख गृह में संप्रेक्षण गृह क्या है और विशेष गृह क्या है ये देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न वही रहेगा कि पहला हमारे बच्चों का पहला टाइप क्या रहेगा? विधि से संघर्षरत बच्चे, ठीक है। विधि से संघर्षरत बच्चे। अब विधि से संघर्षरत बच्चे, जैसे मैं आपको बताया कि अगर कोई बच्चा कोई ऐसी गलती की है जो जिसके लिए छोटी सजा है, तो उसको क्या बोलेंगे? छोटा अपराध, ठीक है, छोटा अपराध। अगर कोई बच्चा कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए गंभीर अपराध है, तो उसको क्या बोलेंगे? गंभीर अपराध किया है, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई ऐसी गलती की है जिसके लिए जघन्य सजा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जघन्य अपराध। अब कौन सी गलती छोटी है, कौन सी गलती गंभीर है और कौन सी गलती जघन्य है, तो इसको देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अब पहले अपन देखते हैं कि अगर ऐसी कोई गलती किया गया है बच्चे के द्वारा जिसके लिए 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, ठीक है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, तो वो कैसी गलती होगी? छोटा अपराध की कैटेगरी में आएगी। ऐसी कोई अपराध जिसके लिए वो गंभीर अपराध किया है, ठीक है, मतलब ऐसी कोई गलती जिसके लिए 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया। कितने वर्ष की? 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गंभीर अपराध की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। और ऐसी कोई सजा, ऐसी कोई गलती जिसके लिए कानून में कम से कम 7 वर्षों की सजा है, कम से कम कितने वर्षों की सजा है? 7 वर्षों की सजा है, तो उसको अपन किस अपराध की श्रेणी में रखेंगे? जघन्य अपराध की श्रेणी में रखेंगे। किस अपराध की श्रेणी में रखेंगे? जघन्य अपराध की श्रेणी में रखेंगे। तो ये जो बच्चों का समूह है उसमें देखिए हम 3 अपराध को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया है। एक तो छोटा, गंभीर, और तीसरा क्या होगा? जघन्य अपराध। पर यहाँ हम देखते हैं कि 3 कॉलम है, एक कॉलम में छोटे और गंभीर अपराध को रख दिया है, दूसरे में जघन्य अपराध, तीसरे में भी जघन्य अपराध को रख दिया है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो अगर कोई बच्चा छोटा और गंभीर अपराध किया है और उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो ये बच्चों की एक कैटेगरी हो गई। अपराध जो किए हैं वो उन बच्चों की एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी को बांट दिया गया, जघन्य अपराध को 2 भागों में बांट दिया गया। एक जघन्य अपराध में उसको शामिल किया है जिस बच्चों की उम्र 16 वर्ष से कम है, ठीक है। 16 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो कोई जघन्य अपराध को कर चुके हैं, ठीक है, उनकी एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है। और 16 से 18 वर्ष के बच्चे जो कोई गंभीर अपराध कर दिए या जघन्य अपराध किए हैं, उनकी कोई एक अलग कैटेगरी बना दिया है, ठीक है, ठीक है। अब ये बोला गया है कि अगर कोई बच्चे छोटे एवं गंभीर अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, ठीक है, तो वो अपराध किए हैं कि नहीं, या उनको सजा देने का काम कौन करेगा? किशोर न्याय बोर्ड करेगा।
कौन करेगा? किशोर न्याय बोर्ड। अब ये किशोर न्याय बोर्ड क्या है भैया? किशोर न्याय बोर्ड का निर्माण कौन करता है? सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुल 3 सदस्य होते हैं इसमें। कितने सदस्य रहते हैं? 3 सदस्य रहते हैं। ठीक है, 3 सदस्य में एक क्या रहता है? जज रहेगा, एक जज रहेगा, और 2 क्या रहेंगे? समाज सेवी। 2 कौन रहते हैं? समाज सेवी रहते हैं। ठीक है, और ये जो किशोर न्याय बोर्ड, जैसे अपन द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखे होगे आप लोग, या उसको छोड़ दो, या रुस्तम देखे होगे, रुस्तम मूवी देखे होगे, तो रुस्तम का जो फैसला रहता है वो ज्यूरी के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? ज्यूरी। ज्यूरी मतलब ये रहता है कि कुछ मेंबर रहते हैं, ठीक है, उनमें से ज़्यादातर लोगों को अगर लगता है इस व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो अपराध सिद्ध माना जाता है, और ज़्यादातर व्यक्ति को लगता है कि इसने अपराध नहीं किया है तो उसको दोष मुक्त माना जाता है। ठीक है, तो वैसी कुछ सिस्टम इसमें काम करता है किशोर न्याय बोर्ड में। किशोर न्याय बोर्ड में कुल 3 सदस्य रहते हैं। 3 में अगर 2 व्यक्तियों को ऐसा लग गया कि आपने अपराध किया है या उस बच्चे ने अपराध किया है तो वो अपराध सिद्ध माना जाएगा। ठीक है, अगर 3 में 2 को लगता है कि इसने अपराध नहीं किया है तो अपराध मुक्त माना जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है, 2 कंडीशन है। यानी तो आप पहले तो क्या होता है, तो अपराध जब आप करते हो तो उसके 2 चरण है, एक तो ट्रायल का चरण होता है और एक तो डिसीजन का चरण होता है। ठीक है, अपराध वास्तव में आपने किया है कि नहीं किया है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ट्रायल को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब किशोर न्याय बोर्ड में कोई भी केस आता होगा कि भैया ये बच्चे अपराध किए हैं, ठीक है, तो उसी क्षण तय करना तो संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसको प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसने अपराध किया है तो उसको कहाँ रखा जाए? तो उसको अपन कहाँ रखते हैं? बाल देखरेख संस्था में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बाल देखरेख संस्था में। यहाँ बेसिकली 3 प्रकार की संस्था का निर्माण किया गया है। इसमें जो पहली कैटेगरी है छोटे और गंभीर अपराध के लिए, उसमें 2 प्रकार के गृह के बारे में चर्चा की गई है। पहला संप्रेक्षण गृह, दूसरा क्या है? विशेष गृह। संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह। संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह में हम क्या करते हैं? आप ऐसे अपराधी लोग को रखते। पहले क्या होता है कि किशोर न्याय बोर्ड में अगर कोई केस आया और उसका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, उसका केस चल रहा है, उसका केस अभी चल रहा है, मतलब दोष सिद्ध नहीं हुआ है अभी, तो उसको अपन सबसे पहले कहाँ रखेंगे? संप्रेक्षण गृह में। कहाँ रखेंगे? संप्रेक्षण गृह में। जब किशोर न्याय बोर्ड उनके अपराध को सिद्ध मान लेता है और ये मान लेता है कि उसने गलती की है, तो उसको संप्रेक्षण गृह से निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? विशेष गृह में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? विशेष गृह में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, जहाँ ये जो बच्चा जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ ये सारी व्यवस्था बालिकाओं के लिए अलग होगी, बच्चों के लिए अलग होगी। ठीक है, 16 वर्ष के बच्चों के लिए अलग होगी और 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए अलग होगी। ठीक है, अब नीचे अपन देखते हैं, अगर कोई बच्चा है जो 16 वर्ष से कम उम्र का है और उसने कोई जघन्य अपराध कर दिया, मतलब कोई ऐसी सज़ा जिसमें सज़ा का प्रावधान 7 वर्षों से भी ज़्यादा है, तो उसके लिए डिसीजन लेने का अधिकार कौन होगा? किशोर न्याय बोर्ड होगा। उसके लिए भी डिसीजन कौन लेगा? किशोर न्याय बोर्ड लेगा। और किशोर न्याय बोर्ड अगर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है तो उसको सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करेगा? आपको पता है, संप्रेक्षण गृह में। अगर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, अर्थात ये सबूत मिल जाते हैं कि उसने अपराध किया है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा? विशेष गृह में। कहाँ ट्रांसफर करेगा? विशेष गृह में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये तीसरी कैटेगरी क्या है। तीसरी कैटेगरी है जघन्य अपराध के समय। अगर जघन्य अपराध करते समय वो बच्चा 16 से 18 उम्र का है, ठीक है, उस बच्चे की आयु कितनी है? 16 से 18 वर्ष। ठीक है, तो और उसने ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें 7 वर्षों से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, अर्थात उसने कोई जघन्य अपराध कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए पहले उसके केस को कहाँ ले जाया जाएगा? किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा। अगर किशोर न्याय बोर्ड को ऐसा लगता है कि पहले जांच करेगा किशोर न्याय बोर्ड कि भैया, किशोर न्याय बोर्ड ये देखेगा कि उसकी एज कितनी है। एज अगर उसको मिली 16 से 18 के बीच है, ठीक है, उसका अपराध कैसा है, तो अपराध के अगर प्रकार को देखेगा वो जघन्य अपराध की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा? बाल न्यायालय में ट्रांसफर कर देगा। कहाँ ट्रांसफर कर देगा? बाल न्यायालय में ट्रांसफर कर देगा। और बाल न्यायालय में जब तक उसका केस चल रहा है तो वो कहाँ रहेगा? संप्रेक्षण गृह में। ठीक है, और उसके बाद वो कहाँ चले जाएगा? विशेष गृह में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? विशेष गृह में, जब अपराध सिद्ध हो गया।
अगर अपराध सिद्धि के समय वो 16 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हो गया या 18 वर्ष से, देखो क्या होता है कि जैसे 18 वर्ष की एज डिसाइड है, ठीक है, पर कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो जो बच्चा रहता है वो सज़ा जब अपराध किया था तो वो 18 वर्ष 16 से 18 के बीच का है, पर उसको सज़ा हुई तो उसकी उम्र कितनी हो गई है, 2 साल 3 साल बढ़ गया, मतलब वो 21 साल 22 साल का हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को जो 18 की उम्र को पार कर लेते हैं, ठीक है, उनको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, फिट फैसिलिटी अभिरक्षा गृह में। कहाँ? सुरक्षित गृह या अभिरक्षा गृह में, सुरक्षित गृह या अभिरक्षा गृह में। तो इसमें हमको याद रखना है कि अगर कोई बच्चा जब अपराध किया था तो उसकी उम्र कितनी थी, 16 से 18, ठीक है, तो उसको तो चलो आप संप्रेक्षण गृह में रख दिए या कहाँ रख दिए, संप्रेक्षण विशेष गृह में रख दिए, ठीक है, विशेष गृह में। लेकिन अगर वो उसकी उम्र 18 से अधिक हो गई है, ठीक है, तो आप उसको कहाँ रखोगे, सुरक्षित गृह में रखोगे। कहाँ रखोगे, सुरक्षित गृह में रखोगे, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला, ये कैटेगरी बच्चों की समझ में आई आपको, ठीक है। विधि से संघर्षरत बच्चे, अगर इस संबंध में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में अपना डाउट रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉलम है जो मैं आपको बताया हूँ अभी, ठीक है, उसी को पॉइंटर के माध्यम से एक्सप्लेन किया, एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। पहला ये बोला है, पहला पॉइंट ये बोलता है, विधि से संघर्षरत अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संदर्भ में, ठीक है, जो सुधारात्मक प्रक्रियाओं के साथ साथ विशेष परिस्थितियों में दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान करना चाहिए। मतलब पहला लाइन में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो किशोर रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके जो अपराध हैं, ठीक है, उनको सुधारात्मक, दंडात्मक तो ठीक है, लेकिन प्रयास ये भी होना चाहिए कि वो सुधारात्मक, क्योंकि एक लंबा जीवन, मान के चलिए आप 16 साल का बच्चा कोई अपराध किया है, उसको 7 साल की सज़ा हो जाती है, मान लेते हैं कि 7 साल की कोई सज़ा हो गई, ठीक है, 7 साल की सज़ा होने के बाद भी वो 23 साल से जेल में, 23 साल की उम्र में जेल से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब वो 23 साल की उम्र में जब बाहर आएगा तो उसके पास एक लंबा जीवन है देश को देने के लिए या देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि उन 7 सालों में हम प्रयास करें कि बच्चों के पुनर्जीवन में वापस लाने के लिए, मतलब ये सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए उनको कुछ ऐसी स्किल दिया जाए या कोई उनके स्किल के लिए काम किया जाए जिससे वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके जेल से आने के बाद, ठीक है, सॉरी। ठीक है, देखते हैं दूसरा लाइन क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे बालक या बालिकाएं जिन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तथा अपराध के समय उनकी आयु कितनी थी, 18 वर्ष से कम थी, तो विधि से संघर्षरत बच्चा माना जाएगा। अब ये जो पहली कैटेगरी में बताया ना, बच्चों की पहली कैटेगरी में बताया विधि से संघर्षरत बच्चे, तो इसमें यही बोलना चाह रहा है कि विधि से संघर्षरत बच्चे वो होंगे जो कोई अपराध किए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, अपराध के समय उनकी एज कितनी है, 18 वर्ष से कम। ये प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो विधि से संघर्षरत बच्चे किसको बोलेंगे, जिसने कोई गलती की है और गलती के समय उनकी आयु कितनी है, 18 वर्ष से कम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, कानून में विधि से संघर्षरत बच्चों को उनके द्वारा किए गए छोटे अपराध, ठीक है, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध की श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। अब जो ये किशोर न्याय अधिनियम आया है, देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम, उसमें बच्चों को मैं आपको बताया कि छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध, ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आप सबको पता है कि छोटे अपराध की श्रेणी में किन बच्चों को रखा जाएगा, जिनको 3 वर्ष से कम की सजा होगी। जिनको कितने वर्ष से कम की सजा होगी, 3 वर्ष से। गंभीर अपराध की श्रेणी में किनको रखा जाएगा, जिनको 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा होगी, ठीक है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा होगी। और जघन्य अपराध की श्रेणी में किनको रखा जाएगा, जिनको कम से कम 7 वर्ष और उससे अधिक की सजा हो, ठीक है। इस बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही बात है, कानून में छोटे अपराध में 3 वर्ष, ये हो गए, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों में जांच, सुनवाई और निस्तारण के लिए,
ठीक है, सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मैं आपको बताया था कि ये जो सक्षम प्राधिकारी होगा, सक्षम प्राधिकारी का क्या मतलब है, जो ये सिद्ध करेगा कि इस बच्चे ने छोटा अपराध किया है, जो गंभीर अपराध किया है या जघन्य अपराध किया है, और एक्चुअल में अपराध किया है कि उसको फंसाया गया है। मतलब ये तय करने की जिम्मेदारी जिसके पास रहेगी वो कहलाता है सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, तो ये सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में, अगर वो छोटे और अपन तो कॉलम देख लिए हैं, तो ये बोला गया है कि विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करना चाहिए। कौन करेगा, सरकार करेगी। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। अब इसमें बोला है कि किशोर न्याय बोर्ड जो होगा, ठीक है, देखो किशोर न्याय बोर्ड में 3 सदस्यों से बनी एक न्यायपीठ होगी। ठीक है, मैं बताया न्यायपीठ का क्या संबंध मतलब है, ऐसा बोर्ड जिसको न्याय देने का अधिकार है। ठीक है, 3 सदस्य रहेंगे। किशोर न्याय बोर्ड में कितने सदस्य रहेंगे, 3 सदस्य रहेंगे, अपन बात कर चुके हैं इस विषय में। ठीक है, एक न्यायपीठ होगी जिसमें से एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होगा। एक कौन होगा, प्रिंसिपल। ये 3 जो मेंबर होंगे उसमें से एक कौन होंगे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एक, और बाकी जो 2 सदस्य होंगे वो क्या होंगे भैया, हमको पता है समाज सेवी। बाकी 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, बाकी 2 क्या होंगे, सोशल वर्कर होंगे। बाकी 2 क्या होंगे, सोशल वर्कर होंगे। बोर्ड का प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी किसको, बोर्ड को। मतलब ये तय करने का इसके पास अधिकार होगा कि इसने गलती की है कि नहीं की है। अब ये तय कैसे करेगा, क्या प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को जो लगता है वही तय हो जाएगा क्या, नहीं, इसमें तय कैसे होगा, बहुमत के आधार पे। किसके आधार पे, बहुमत के आधार पर। किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लाइन ये बोला है बच्चों, किशोर न्याय बोर्ड में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के किसी भी न्यायिक अधिकारी को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है। किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्षों का अनुभव एवं योग्यता प्राप्त होना आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे अपन बोल रहे हैं कि किशोर न्याय बोर्ड में कितने सदस्य रहेंगे, 3 सदस्य रहेंगे। ठीक है, उन तीनों सदस्यों को इस फील्ड में, मतलब किशोर न्याय के संबंध में या बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्षों का अनुभव होना क्या है, आवश्यक है। मतलब जो इसके सदस्य होंगे उनको बाल कल्याण के क्षेत्र में कितने वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है, 7 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। किन्हीं परिस्थितियों में 16 से 18 वर्ष की आयु के जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में जांच और विचारण का कार्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक जिले में स्थापित बाल न्यायालय द्वारा किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं, बाल न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस लाइन को भी अपन कहाँ देख चुके हैं, यहाँ देख चुके हैं। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें किसी व्यक्ति ने क्या किया है, जघन्य अपराध किया है, और उसकी उम्र कितनी है, 16 से 18 की उम्र का है, तो उसको कहाँ लेके जाया जाएगा, बाल न्यायालय लेके जाया जाएगा। कहाँ लेके जाया जाएगा, बाल न्यायालय लेके जाएगा। अगर वो 16 से कम का है तो उसका फैसला कहाँ होगा, किशोर न्याय बोर्ड के में ही हो जाएगा। लेकिन अगर वो 16 से 18 के बीच का है तो उसको कहाँ लेके जाएगा, बाल न्यायालय। हाँ, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है कि किशोर न्यायालय में पहले ये जांच होगी कि उसकी एज कितनी है और वो अपराध जो किया है वो किस श्रेणी का है, क्या वो छोटा अपराध है कि वो गंभीर अपराध है कि वो जघन्य अपराध है। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड में 3 सदस्य होंगे, ये देख लिए अपन। किशोर न्याय बोर्ड ये हो गया। हाँ, ये अपन देख रहे थे कि भैया अगर वो 16 से 18 वर्ष के बीच का है तो उसको कहाँ लेके जाओगे, बाल न्यायालय लेके जाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें 10वां पॉइंट क्या बोला है, विधि से संघर्षरत बच्चों का अधिकतम 24 घंटे के अंदर सक्षम संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि आप किसी कोई जैसे बाल पुलिस हो गया या पुलिस की एक विंग होती है बाल पुलिस,
वो ये ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करती है, ऐसे बच्चों को पकड़ती है कि जिसने क्या किया है, जो 18 वर्ष की आयु से कम का है, ठीक है, और उसने कोई गलती की है, तो उनकी ये ड्यूटी होगी कि पहले तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, ठीक है। दोनों चीज़ें कि अगर आप किसी बच्चे को पकड़ रहे हो किसी अपराध के सिलसिले में, ठीक है, या कोई चोरी के सिलसिले में, तो आपको उसके माँ बाप को तो इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। माँ बाप को इन्फॉर्म करने के साथ साथ किशोर न्याय बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं यहाँ, किशोर न्याय बोर्ड में आप ये नहीं बोलोगे कि ये सदस्य नहीं मिला, वो सदस्य नहीं मिला, या किशोर न्याय बोर्ड अभी बैठा ही नहीं है। किशोर न्याय बोर्ड के किसी भी एक सदस्य के सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हो। मतलब किशोर न्याय बोर्ड में कितने सदस्य रहते हैं? 3 सदस्य रहते हैं, ठीक है। 3 में से किसी भी सदस्य के समक्ष उसको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। 3 में से किसी भी एक सदस्य के सामने प्रस्तुत कर। पुलिस द्वारा निरुद्ध विधि के संगठित बच्चों को तत्काल अभिभावक, देखो जैसे मैं आपको बताया कि आपको किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष तो उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके अभिभावक को भी आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस विषय में, ठीक है। विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में जांच, सुनवाई, निस्तारण के दौरान प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण की प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई। मतलब वही बोलना चाह रहा है ना कि भैया इतना कठोरतम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, ठीक है, तो आप एक बार पुलिस स्टेशन गए तो इतना ह्यूमिलेशन आपको फील होगा कि आप डर जाओगे, ठीक है। तो बच्चों के खिलाफ कानून के लिए वो डर नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई। रियलाइजेशन जरूरी है, लेकिन रियलाइजेशन डर के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, या प्रताड़ना के रूप में नहीं होना चाहिए। हम कोई प्राचीन काल में नहीं जी रहे हैं जहाँ जमीनों के लिए गले काटे जाते थे, ठीक है। हम जी रहे हैं वर्तमान युग में, ठीक है। तो हमको अपराधी को दंड भी देना है, ठीक है, और उनको सुधारना भी है। और अगर ये अपराधी बच्चा है तो इसके लिए हमारे जो प्रक्रिया है वो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही मतलब है कि बाल मैत्री वातावरण होना चाहिए और प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी परिस्थितियों में पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों को जेल या लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। आप पुलिस ये नहीं बोल सकती कि बच्चे अभी किशोर न्याय बोर्ड अवेलेबल नहीं है इसलिए हम उसको कहाँ रख रहे हैं? जेल में रख रहे हैं या लॉकअप में रख रहे हैं। नहीं, आप कभी भी जेल या लॉकअप नहीं रख सकते। मैं आपको, आप देखो ये कॉलम देखो, यहाँ मैं आपको बताया था कि जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, जिससे कोई अपराध हो गया, डजंट मैटर वो अपराध गंभीर है, छोटा है या जघन्य है, ठीक है। वहां आपको क्या बोला है? आप पहले उसको कहाँ रखोगे? किशोर न्याय बोर्ड के पास लाओगे, ठीक है, यहाँ इसके समक्ष उसको प्रस्तुत कर दोगे, ठीक है। अगर जब इसको आप किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर दिए, उसके बाद आप कहाँ लेके जाओगे उसको? संप्रेक्षण गृह में। कहाँ लेके जाओगे? संप्रेक्षण गृह में। संप्रेक्षण गृह में जब आप उसको प्रस्तुत कर दिए, मतलब आपको ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब ये, अगर कहने का मतलब ये है, अगर जब तक इसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक आप इसको कहाँ रखोगे? संप्रेक्षण गृह में। लॉकअप में नहीं रख रहे हो, जेल में नहीं रख रहे हो, ये लॉकअप और जेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसको कहाँ ले जाओगे? विशेष गृह में। कब? अब ये विशेष गृह में कब लाओगे? जब इसका अपराध क्या हुआ है? सिद्ध हो गया है। जब इसका अपराध क्या हो गया है? सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो वही लाइन ये है, इसमें ये बोलना चाह रहा था, ये जो लाइन बोल रहा है ना, किसी भी परिस्थितियों में पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों को जेल या लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है किशोर न्याय बोर्ड का यह दायित्व है कि वह विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विधिक सहायता उपलब्ध, मतलब ये किशोर न्याय बोर्ड की ड्यूटी होगी कि आप, भाई वो अपना पक्ष कैसे रखेगा? खुद तो नहीं रख सकता, तो उसके लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना किशोर न्याय बोर्ड की जिम्मेदारी होगी। विधि से संघर्षरत बच्चों को वयस्क द्वारा पारित अपराध के प्रकरण में संयुक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि विधि से संघर्षरत अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको वयस्कों के साथ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, वयस्क और उसकी कार्रवाई को एक डायमेंशन में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। कानून में विधि से संघर्षरत बच्चों की जमानती अथवा गैर जमानती अपराध को पुलिस थाने किशोर न्याय बोर्ड के स्तर पर जमानत दिए जाने के संबंध में स्पष्ट करता है। देखो इस लाइन को थोड़ा समझो। इसमें बोला है कि अगर कोई बच्चा विधि से संघर्षरत है, ठीक है, अगर कोई बच्चा है और वो विधि से संघर्षरत है, तो बच्चे यानी तो जमानती या गैर जमानती। अब देखो यहाँ हमने को ये समझना है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध क्या है? गैर जमानती है, ठीक है।
तो यहाँ हमको ये समझना है कि कौन सा अपराध जमानती है और कौन सा अपराध गैर जमानती है, ठीक है। तो हम देखें अपराधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो छोटे अपराध, एक तो गंभीर अपराध, और एक कैसे अपराध, जघन्य अपराध, ठीक है। तो छोटे अपराध जो है उसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। गंभीर अपराध की बात करूं तो उसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और जघन्य अपराध की अगर मैं बात करूं तो 7 वर्षों से अधिक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो अगर छोटे अपराध करता हूं तो मेरे को जो सजा होगी वो क्या होगी, जमानती होगी। अगर आपने कोई ऐसे अपराध किए हैं जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है तो आपको जमानत दिया जा सकता है। और जमानत कहाँ से दिया जाएगा, यानी तो आप जमानत ले लो किशोर न्याय बोर्ड से, किशोर न्याय बोर्ड से। यही क्या करेगी, आपको सजा भी देगी और आपको यही जमानत भी देगी, क्या, किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसे कानून का उल्लंघन कर दिया है तो जहाँ आपको 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, तो ये कैसा अपराध कहलाता है, गैर जमानती। अब गैर जमानती का मतलब क्या हो गया, क्या जमानत कभी नहीं दी जाएगी, ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रथम दृष्टया उसको कुछ समय तक रखा जाएगा, उसके बाद जब कुछ समय निकल जाएगा और ये समझ में आ जाएगा नहीं अब उसको जमानत दिया जा सकता है तो उसको जमानत दिया जाएगा। अब जमानत कौन देगा इसको, सक्षम प्राधिकारी। और गंभीर अपराध के विषय में सक्षम प्राधिकारी कौन है, किशोर न्याय बोर्ड। कौन है, किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा कैटेगरी है जघन्य अपराध की। अगर कोई ऐसे अपराध हैं जिसमें कम से कम 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है तो ऐसे अपराध को भी किस कैटेगरी में माना जाता है, गैर जमानती श्रेणी में माना जाता है। अगर आपने गैर जमानती अपराध किए हैं तो आपको सजा देने का प्रावधान किसको है, एक तो है किशोर न्याय बोर्ड को, किशोर न्याय बोर्ड को। दूसरा किसको है सजा देने का प्रावधान, दूसरा बाल न्यायालय, ठीक है। किसको है, बाल न्यायालय को, ठीक है। तो हमको समझना है छोटा अपराध जो कैसा होगा, जमानती होगा, वहाँ किशोर न्याय बोर्ड दे देगा। गंभीर अपराध जो गैर जमानती श्रेणी में आता है उस केस में भी कुछ समय के बाद आपको कौन अपराध जमानत देगा, किशोर न्याय बोर्ड। और अगर जघन्य अपराध की श्रेणी में आया गया तो वो भी क्या है, गैर जमानती है, लेकिन वहाँ अधिकार किसको है, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जाते हो। अब किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कब जाओगे, बताने की जरूरत है क्या, अगर आप 16 वर्ष से कम के हो, अगर आप कोई जघन्य अपराध कर दियो 16 वर्ष से कम के हो तो आप किशोर न्याय बोर्ड के पास जमानत लेने जाओगे। लेकिन अगर आप 16 से 18 वर्ष के हो, 16 से 18 वर्ष के हो तो आप किसके पास जमानत लेने जाओगे, बाल न्यायालय के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विधि से संघर्षरत प्रत्येक बच्चों के प्रकरण में बोर्ड के कम से कम 2 सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय मान्य होंगे। अब ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जिस बोर्ड में आपकी सुनवाई चल रही है, अगर मान के चलो आपकी किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई चल रही है तो उसमें कितने सदस्य रहते हैं, 3 सदस्य। तो 3 में से 2 जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। विधि से संघर्षरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और उनके द्वारा छोटे या गंभीर अपराध किया गया है तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड ही द्वारा की जाएगी, ये आपको पता है, ठीक है। 1900 बोला है छोटे अपराध में सम्मिलित किसी विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों में निस्तारण अधिकतम 4 से 6 माह। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसमें थोड़ा गौर करिएगा, 4 से 6 माह, और इसको नोट भी करिएगा, ठीक है। क्या होता है, सामान्य तौर पे न्यायिक प्रक्रिया, अभी कई बार हम बोलते हैं कि हमारा न्याय है वो त्वरित न्याय नहीं है, वो समय के साथ मतलब लंबा समय लग जाता है हमको न्याय, 10 साल 20 साल 12 साल। लेकिन हमको याद रखना है कि अगर कोई अपराध बच्चा कर रहा है और उसका आप 10 साल सिर्फ ये डिसाइड करने में लगा दिए कि बच्चा अपराधी है कि नहीं है और बाद में वो अपराधी नहीं रहा, तो उस बच्चे का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है वो आप उससे छीन लिए। मतलब ये उसी प्रकार है कि आप उसका एक कोई फंडामेंटल राइट उससे छीन ले रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए डिसाइड किया गया इस अधिनियम में कि जो भी न्याय हो वो कितने के अंतर्गत हो, 4 से 6 महीने के अंतर्गत। और यदि 4 से 6 महीने के अंदर उसको न्याय नहीं मिलता या आप ये सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाते कि वो अपराधी है कि नहीं है,
तो ये माना जाएगा कि वो अपराधी नहीं है, मतलब उसका केस एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए किया जाएगा, अन्यथा प्रकरण का स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझे। छोटे अपराध में संलिप्त विधि से संगठित बच्चों के मामलों में निस्तारण की अधिकतम 4 से 6 माह किया जाएगा, अन्यथा ये प्रकरण स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 20वां पॉइंट ये जैसे ये 19वां है ना, ये 20वां है। विधि से संघर्षरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 16 वर्ष से कम है तथा उनके द्वारा कोई जघन्य अपराध किया गया है, तो ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के लिए किशोर न्याय बोर्ड में जाया जाएगा। ये आपको पता है ये। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, विधि से संघर्षरत ऐसे बच्चे जो 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा उनकी आयु 18 वर्ष से कम है। 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनकी आयु कितने वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, और जघन्य अपराध किए हुए हैं, तो उनके प्रकरणों किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों द्वारा 3 माह के अंदर अवश्य प्रारंभिक आकलन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है। किशोर न्याय बोर्ड में प्रारंभिक आकलन के पश्चात ऐसे प्रकरणों को स्वतः के स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि जघन्य अपराध करने वाले विधि से संघर्षरत बच्चे के प्रकरण को निस्तारण के लिए अग्रिम जांच विचारण के लिए बाल न्यायालय द्वारा, देखो इसको समझ लो एक बार, इसको अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसमें, लेकिन फिर से एक बार समझ लो। अगर आपकी उम्र 16 से 18 वर्ष है, कितने साल के हो आप, 16 से 18 साल के, और आप कोई क्या कर दिए हो, जघन्य अपराध कर दिए हो, जघन्य अपराध कर दिए हो। ठीक है, अब ये जघन्य अपराध मतलब क्या हो गया, आपको सजा का प्रावधान कितना है, 7 वर्ष से अधिक का। 7 वर्ष से कोई ऐसी सजा गलती की हो जिसमें सजा की अवधि कितनी है, 7 वर्ष से अधिक, तो आप क्या हो गए, जघन्य अपराध हो गए। इसमें मैं आपको बताया था कि अगर जघन्य अपराध किए हो तो आपका जो मामला रहेगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड में। कहाँ जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका मामला कहाँ जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड में जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड में जब आपका मामला चले जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड में जब आपका मामला का निस्तारण हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहा है किशोर न्याय बोर्ड प्रारंभिक जांच करेगा। क्या करेगा, प्रारंभिक जांच करेगा, प्रारंभिक जांच करेगा। और ये प्रारंभिक जांच की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रारंभिक जांच जब हो जाएगी तो अब इसका निर्णय लेने का अधिकार किसके पास रहेगा, बाल न्यायालय के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, बाल न्यायालय के पास। देखो समझने, मेरे को लगता है ये 2 लाइन जो है 21 और 22 आपको समझ में आ गई होगी। आपकी उम्र अगर 16 से 18 वर्ष है और आपने कोई जघन्य अपराध कर दिया है तो आपका मामला पहले कहाँ जाएगा, किशोर न्याय बोर्ड में जाएगा। प्रारंभिक जांच करेगी जो अवधि 3 माह से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब उस 3 माह में अगर उसको ऐसा लगता है कि इसने ये सब किया, अब क्या क्या जांच करेगी तो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। आप उस अपराधी की एज, मतलब उस बच्चे की एज क्या है, उसकी जो गलतियां हैं, सजा कितनी है, ठीक है, तो अब उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बाल न्यायालय ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बाल न्यायालय ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखो 21-22 में वही लाइन बोला है, इसमें क्या बोला है, 18 वर्ष से पूर्ण हो चुके और उनकी आयु 18 वर्ष से कम है, मतलब 16 वर्ष पूर्ण हो चुका है और 18 वर्ष से कम है, द्वारा कोई भी जघन्य अपराध किया जाता है। देखो जघन्य अपराध बताया था आपको, तो ऐसे प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड विशेषज्ञों से सहयोग से 3 माह के अंदर प्रारंभिक आकलन करेगा। ठीक है, 3 माह के अंदर वो प्रारंभिक आकलन करेगा। अब जब प्रारंभिक आकलन कर देगा तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाल न्यायालय में ट्रांसफर करेगा। अब डिसीजन कौन दे रहा है, बाल न्यायालय दे रहा है। ठीक है, अब आगे आ जाओ 23वां पॉइंट और 24वां पॉइंट। जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु वाले विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरण में प्रकरणों की गंभीरता एवं प्रारंभिक आकलन को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय बोर्ड प्रकरण को बाल न्यायालय को हस्तांतरित कर सकेंगे। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरण को बाल न्यायालय को हस्तांतरित कर सकेंगे और ऐसे प्रकरणों से संबंधित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल न्यायालय की अहम भूमिका होगी। ठीक, चलो वही पॉइंट बोल रहा है कि किशोर न्याय बोर्ड में गए प्रारंभिक जांच,
उसको फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बाल न्यायालय ट्रांसफ़र कर देंगे। किन्हीं परिस्थितियों में बाल न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध करने वाले 16 वर्ष से अधिक सकेगा, क्या बोल लिख दिया यार, किन्हीं परिस्थितियों में बाल न्यायालय द्वारा जघन्य अपराध करने वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के विधि से संघर्षरत बच्चों को वयस्क अपराधी की तरह भी देखा जा सकता है। देखो ये क्या हुआ, अभी जो वर्तमान का रूपरेखा है उसमें हम देखे होंगे कई बच्चों ने ऐसी गलती कर दी है जिसमें उनको बच्चा बोलने में दिक्कत हो रही है, मतलब ये मानने का मन ही नहीं करता कि उनकी आयु 18 वर्ष से कम है। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जैसे आप देखते हो कि एक तो गलती, एक निर्भया कांड हुआ था। ठीक है, निर्भया कांड जो बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग हुआ, जिसके बाद निर्भया फंड भी बना। ठीक है, जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करने के लिए बनाया गया था। लगभग 6,000 करोड़ रुपए दिया जाता है उसमें। सरकार अभी लगभग 4,4200 करोड़ रुपए उसका यूज़ हुआ है। अपन पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक है, सक्षम बाल विकास, सक्षम आंगनबाड़ी में और पोषण वाले में। तो अब इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि आपका जो अपराध है वो किशोर की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है, आपको सामान्य अपराधी की तरह ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वो क्या कर सकता है, वयस्क अपराधी की तरह देख सकता है। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की स्थिति में 3 माह के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और 6 माह में अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की समितियों के स्तर पर समीक्षा की जाती है। देखो क्या बोल रहा है कि जो किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरण है ना, जैसे क्या होता है कि कोई प्रकरण, मैं आपको बताया ना 4 से 6 माह के अंदर तो आपको केस का निस्तारण करना है। ठीक है, केस को निपटाना है आपको 4 से 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए एक सिस्टम रख दिया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड में अगर कोई मामला लंबित है तो उसको 3 माह में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा 6 माह में राज्य की जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा फीडबैक लिया जाएगा कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है कि ये रुका हुआ है, पेंडिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कैटेगरी है बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं दोस्तों, तो अगर आप किसी की देखभाल और संरक्षण करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप किसी की देखभाल और संरक्षण करना चाहते हो तो इसके आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, इसके आपके पास 2 तरीके हैं, या आप उसको संगठित तौर पे संरक्षण दो, ठीक है, या एक संगठन या एक संरचना का निर्माण करो उनके लिए और संरचनात्मक तरीके से उनको क्या करो, संरक्षण दो, या नहीं तो आप क्या कर दो, गैर संरचनात्मक तरीके से उनका संरक्षण करो। अब ये संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक क्या है, मतलब अगर आपको देखभाल और संरक्षण करना है तो आप उसके लिए बाल गृह का निर्माण करो, ठीक है, उसके लिए क्या करो, ओपन शेल्टर बनाओ, ठीक है, आप उसके लिए क्या करो, बाल गृह का नाम बनाओ, आप उसका के लिए ओपन शेल्टर बनाओ, ठीक है, और आप उसके लिए क्या बनाओ, फिट फैसिलिटेट, ठीक है, फिट फैसिलिटी बनाओ। ठीक है, कहने का मतलब संरचनात्मक तरीका ये होता है बाल गृह और ओपन शेल्टर। अब ये क्या होता है कि भैया आपको देखभाल और संरक्षण किनका करोगे, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो परित्यक्त हैं। परित्यक्त का मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको छोड़ चुके हैं या उनके घर वाले उनको छोड़ चुके हैं। ठीक है, एक होते हैं समर्पित बच्चे। समर्पित बच्चे वो होते हैं ऐसे माँ बाप जो उनका खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है कि आप अपने बच्चों को इस बाल देखरेख केंद्र में समर्पित कर दो। ठीक है, ना आपके ऊपर कोई केस होगा, ना आपके कोई आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे, ना आपके ऊपर कोई क्या होगा, केस दायर किया जाएगा या आपके नाम को डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक
ठीक है। तो ऐसे बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। पर देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, एक तो जिनके माँ बाप नहीं हैं वो दो केस हो सकता है, वो अनाथ हैं, अनाथालय में ही पढ़े हैं, पहला केस। दूसरा हो गया ऐसे बच्चे जिनको किसी माँ बाप कोई गंभीर बीमारी के कारण अब उनका स्वर्गवास हो गया है, ठीक है। तो आपको उनको एक ढांचे में रह के नहीं देख सकते। आप ये बोलोगे कि मैं, अगर तुम अनाथ हो तो तुमको मैं बाल गृह में रख के ही संरक्षण दूंगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माँ बाप के बाद उनके दादा दादी, चाचा चाची या उनके कुटुंब के बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, उनको वित्तीय सहायता दे सकते हो। क्या दे सकते हो? उनको वित्तीय सहायता दे सकते हो। मतलब आप उनको क्या कर सकते हो, वो जिस घर में रहते हैं वहीं रखो उनको। उनके लिए कोई अलग से संरचना मत बनाओ, उनके लिए बाल गृह मत बनाओ, उनके लिए ओपन शेल्टर मत बनाओ, उनके लिए फिश फैसिलिटी मत बनाओ। उनको उनके घर में ही रहने दो ना भाई। अब यहाँ क्या करो, फाइनेंशियल मदद करो उनको। क्या दो? पैसे दो, मनी दो। अब मनी किसको दो? बच्चों को दोगे? नहीं, जिनके साथ वो रह रहे, दादा दादी, चाचा चाची, है ना, बहुत सारे जो रिलेटिव, नाना नानी, मामा मामी, उनको पैसे दो और बोलो आप इनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, हम आपको देंगे। अब कितना पैसे का प्रावधान है? 4000 रुपये। सरकार बोलती है कि हम 4000 रुपये देंगे देखभाल और संरक्षण के नाम पे बच्चों के, पर मंथ, ठीक है। तो घर में ही जैसे संरक्षण दे रहे हो तो क्या होता है? गैर संरचनात्मक तरीका। और अगर संरचनात्मक है तो उसके लिए बाल गृह, ओपन शेल्टर या फिट फैसिलिटी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब घर में ही संरक्षण देने जरूरी नहीं है, फोस्टर केयर होता है एक। फोस्टर केयर मतलब क्या होता है? परिवार की किसी रिलेटिव के यहाँ भेज दो, ठीक है, जो आपके कुटुंब के तो नहीं है लेकिन आप उनके यहाँ भेज सकते हो उनको रखे। अब वो फोस्टर केयर वाले को दो कि भैया इनके पोषण की व्यवस्था करो, ये 4000 रुपये पर महीना दो, ठीक है। समझ रहे हो ना भाई क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जो 2-3 तरीके हैं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखभाल और संरक्षण के ये 2 तरीके हैं, एक तो संरचनात्मक तरीका और गैर संरचनात्मक तरीका, ठीक है। अब यहां अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? संरचनात्मक तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोन बंद तो नहीं हो गया? ठीक है। संरचनात्मक तरीके में देखो, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आपको देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता है तो आप कहाँ जाओगे? आप सबसे पहले सक्षम प्राधिकारी होगा बाल कल्याण समिति। कौन होगी? बाल कल्याण समिति। वहां देखे थे अपन बाल कल्याण समिति, वहां देखे थे किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। यहाँ क्या रहती है? बाल कल्याण समिति। इस बाल कल्याण समिति में कितने मेंबर रहेंगे? 5 मेंबर। कितने मेंबर रहेंगे? 5 मेंबर रहेंगे। इसको प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त होता है। इसमें भी वही है, 7 वर्ष का अनुभव चाहिए इसमें इसके सदस्य बनने के लिए, ठीक है। अब ये बाल कल्याण समिति अगर बच्चों को आइडेंटिफाई करती है कि हाँ यार ये बच्चा है, इनको देखभाल और संरक्षण की क्या है? आवश्यकता है। अगर वो बच्चे को बाल कल्याण समिति बोल देती कि हाँ इनको देखभाल एवं संरक्षण की क्या है? आवश्यकता है, फिर उनके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है? बाल गृह में भेजा जाता है। बाल गृह क्या है? बाल गृह होगा भाई छोटा सा, ठीक है। वहाँ बच्चे रहेंगे, खाएंगे, उनके पोषण की व्यवस्था होगी, उनके शिक्षा की व्यवस्था होगी 18 साल के कम उम्र के बच्चों को, ठीक है। तो उनको कहाँ भेजोगे? बाल गृह। अब ये बाल गृह क्या होता है? देखो, बाल गृह, ओपन शेल्टर और फिट फैसिलिटी, ये 3 चीज क्या है? जब किसी बच्चे को दीर्घ अवधि के लिए कहीं भेजना रहता है तो उसको कहाँ रखते हैं? बाल गृह में रखते हैं। मतलब बहुत लंबे समय तक ऐसा लगता है कि उसको संरक्षण की आवश्यकता है तो उसको बाल गृह में रखते हैं। अगर किसी को अल्प अवधि के लिए रखना रहता है तो उसको कहाँ रहते हैं? ओपन शेल्टर में रखते हैं। तो ओपन शेल्टर में बच्चे रहेंगे? अल्प अवधि में के लिए रहेंगे, अल्प अवधि के लिए रहेंगे। और दीर्घ अवधि के लिए कहाँ रहेंगे? बाल गृह में रहेंगे, ठीक, समझ रहे। उसके बाद फिश फैसिलिटी क्या है? फिट फैसिलिटी। फिट फैसिलिटी में कहाँ कैसे रखोगे? फिट फैसिलिटी में ऐसे बच्चों को रखोगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होने वाली है, अब उनको समाज के बीच रह के अपने जीवन का निर्वहन करना है। तो इसकी स्थिति में उनको देखभाल करने का तरीका बदल जाएगा।
आप उनको स्किल्ड करोगे, आप उनको ये सिखाओगे कि कमाओ कैसे, आप उनको ये बताओगे अपने पोषण की व्यवस्था कैसे की जाती है। अब आपको उसको समाज के बीच में छोड़ना है अपना जीवन खुद बिताने के लिए। तो उसके रोजगार के साधन क्या हो सकते हैं, इसकी संज्ञान लोगे, इस विषय में संज्ञान लोगे। ठीक है, तो देखभाल एवं संरक्षण 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी बाल कल्याण बोर्ड है। बाल कल्याण बोर्ड इन बच्चों को जिनको देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है 3 जगह में ट्रांसफर कर सकता है। एक तो बाल गृह में अगर दीर्घकाल के लिए करना है, ओपन शेल्टर में अगर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, फिट फैसिलिटी में अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो रही है, 18 वर्ष पार करने वाला है, उसको समाज के बीच जाना है, तो उस केस में। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है उसको लिखा हूँ, इसको देखते हैं क्या बोल। पहला तो वही है 18 वर्ष से कम उम्र वाला। दूसरा पॉइंट क्या है, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? बाल कल्याण समिति। पहला को क्या बोल रहा है? बाल कल्याण समिति। सक्षम प्राधिकारी कौन होगी? बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य। कुल कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य। और एक अध्यक्ष होगा, 4 क्या होंगे? उसके सदस्य होंगे। और वो जो समिति होगी उसके प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, ये देख चुके हैं अपन। चौथा पॉइंट है, बाल कल्याण की समिति में नियुक्त होने वाले सदस्यों को कम से कम 7 वर्ष के बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक है। पहले भी किशोर न्याय बोर्ड में भी अपन देखे थे कि भैया 7 साल का अनुभव तो आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चों को प्राप्त संस्था या व्यक्ति द्वारा 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण की समिति के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित प्राधिकारी को यह सूचना नहीं देता तो धारा 34 के तहत 6 माह या 10 देखो 5वां पॉइंट ये बोल रहा है, अब देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे कौन हो सकते हैं। अब यहां इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहां ना एक पॉइंट हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलो मिस्टर ए जो कि बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, किसी एक रैंडम व्यक्ति को मिला, किसी एक व्यक्ति को मिला। ठीक है, एक व्यक्ति को मिला। ठीक है, आपको पता है एक चाइल्ड लाइन है, चाइल्ड लाइन है। ठीक है, चाइल्ड लाइन क्या है? 1098 नंबर। 1098 नंबर में कॉल किया, मतलब ये अगर ये बच्चा ए इस व्यक्ति को मिला है तो इस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कॉल करके बताए कि ये बच्चा है, इसको किसकी ज़रूरत है? देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत है। देखभाल और किसकी ज़रूरत है? संरक्षण की ज़रूरत है। जब ये अगर ये व्यक्ति इसको नहीं बताता तो ये धारा 34 के तहत अपराधी है। धारा 34 के तहत क्या है? अपराधी है। समझ में आ गया? इतनी बात आसान है ना। अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति को मिलता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करे भैया। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेगा तो वो अपराधी है धारा 34 के तहत, और उसको 10,000 रुपये का अर्थदंड और 6 माह तक अंदर रहना पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, यहां एक पॉइंट और है, चाइल्ड लाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस बच्चे को वो टेक केयर करे, मतलब उसको अपने पास सुरक्षित लाए और सुरक्षित रख के फिर उसको कहां ले जाना पड़ेगा? बाल कल्याण समिति में। कहां प्रस्तुत करना पड़ेगा उस बच्चे को? वो थोड़ा आगे ऊपर चले गया। ठीक है, बाल कल्याण समिति के किसी भी सदस्य के समक्ष, किसी भी सदस्य के समक्ष उसको क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसी भी, मतलब टोटल कितने मेंबर हैं इसके? 5। तो किसी भी एक मेंबर को इन्फॉर्म करो कि ये बच्चा मेरे को मिला है, ये व्यक्ति दिया है, इसकी जानकारी उसको प्रस्तुत करो। यहां इसकी भी जिम्मेदारी इसको बताए, इसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट इसको बताए या इस लाइन को बता दे, और इसकी जिम्मेदारी है कि इसको बताए। ठीक है, मतलब इन दोनों व्यक्ति अगर इनको इन्फॉर्म नहीं करते तो ये कैसे होंगे? अपराधी होंगे। ये लाइन वही बोलना चाह रही है। ठीक, देखो पढ़ते हैं फिर से, अब अच्छे समझ में आएगी लाइन। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चों को प्राप्त संस्था या व्यक्ति द्वारा 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के किसी एक
सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मैं बताया 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित प्राधिकारी को यह सूचना नहीं देती तो धारा 34 के तहत अपराध। वो व्यक्ति जिसको मिल रहा है अगर वो भी नहीं बता रहा है तो वो भी अपराधी है। और अगर किसी संस्था को या कोई जो उस बच्चों के लिए डेडिकेटेड संस्था है वो अगर बाल कल्याण समिति को नहीं बता रही तो वो भी क्या है, अपराधी है, ठीक है। देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चों के प्रकरण से संबंधित बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच की जाएगी और जांच लंबित रहने अथवा बच्चों के पुनर्वास होने तक बच्चों को किसी भी पंजीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा जाएगा। अभी क्या बोल रही है भैया, कोई भी पंजीकृत बाल देखभाल संस्था में जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसको रखा जाएगा। अनाथ बच्चों के प्रकरण में बाल कल्याण समिति द्वारा आवश्यक जांच के उपरांत उसे दत्तक ग्रहण हेतु विधि मुक्त किया जाएगा। अगर कोई बच्चा अनाथ है तो उसकी ये व्यवस्था की जाएगी कि अगर कोई पेरेंट है जो उनको गोद लेना चाहते हैं तो उनको गोद दिया जा सके। किसी भी प्रकरण के निस्तारण के उपरांत समिति को कम से कम 3 सदस्यों के द्वारा लिए गए निर्णय बहुमत, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बाल कल्याण समिति हो या किशोर न्याय बोर्ड हो, दोनों में निर्णय कैसे होगा, बहुमत के आधार पे। बाल कल्याण समिति ये डिसाइड करेगी कि उसको बाल गृह में रखना है, कहाँ रखना है, ठीक है, बाल गृह में रखना है या कहाँ रखना है, ठीक है। अगर उसको गोद लेना है तो भी, गोद देना है किसी को तो भी वो समिति निर्धारित करेगी। ये दोनों डिसीजन कैसे होंगे, बहुमत के आधार पर होंगे, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट से संबंधित बाल कल्याण समिति के लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा त्रैमासिक स्तर पर समिति के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जो जिला मजिस्ट्रेट होगा या क्या बोलते हैं उसको, जिला मजिस्ट्रेट को डीएम, क्या बोलते हैं, डीएम मतलब कलेक्टर होगा। वो जो बाल कल्याण समिति है ना उसकी क्या लेगा, त्रैमासिक स्तर पर रिपोर्ट लेगा। त्रैमासिक स्तर पे क्या लेगा, रिपोर्ट लेगा कि वो अपना काम, बाल कल्याण समिति जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है कि नहीं, ठीक है। बाल कल्याण समिति के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा सकेगी, ठीक है। 30 दिन के अंदर आपको कहाँ अपील प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिला एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में। बाल कल्याण समिति के विरुद्ध जो बाल कल्याण समिति रहेगी ना, उस अगर वो कोई निर्णय लेती, जैसे कोई हमको, मैं आपको बताया ना, एक बच्चा है वो मिला, ठीक है। अब मिस्टर अ और ब एक कपल है, अब वो इस ए को गोद लेना चाहते हैं और बाल कल्याण समिति को लगता है कि अ ब में जो पति है वो ड्रिंक करता है, उसको वो गोद नहीं देना चाहते। इस समिति का निर्णय है कि हम गोद नहीं देंगे आपको। तो ये जो कपल है वो कहाँ जा सकते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय के पास जा सकते हैं। जिला सत्र न्यायालय की एक विशेष शाखा क्या रहती है, बाल न्यायालय, ठीक है। तो बाल न्यायालय के पास जाएंगे और बोलेंगे अब इसके निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। देखो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बच्चों के विरुद्ध हिंसा, ठीक है, बच्चों के विरुद्ध हिंसा। इसको समझने का प्रयास करना, बच्चों के विरुद्ध हिंसा है ये, के विरुद्ध मतलब पहले अपन देखे थे विधि से संघर्षरत बच्चे, पहले अपन क्या देखे थे, विधि से संघर्षरत बच्चे, ठीक है। बैटरी कितना है ये देख लेता हूं। बच्चों फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बताऊंगा वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वीडियो अधूरा हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको मैं डलवा दूंगा यूट्यूब में, ठीक है, और यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।